वेलकम क्लास। आज हम हमारा इथोलॉजी का तीसरा चैप्टर मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर या व्यवहार के अध्ययन की विधियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जंतुओं में व्यवहार का जो अध्ययन हम करते हैं उसमें कुछ प्रमुख चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज कि हम उपयुक्त प्राणी या प्राणियों के समूह का चुनाव करें जिसका कि हमें व्यवहार का अध्ययन करना है। दूसरी चीज कि जो जाति हमने चुनी है उस जाति का प्रारंभिक अध्ययन हम पहले करते हैं और उस जाति के जंतु समूह का एक चयन करने के बाद में उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। इस अध्ययन से हमें क्या मिलता है कि कुछ आंकड़े जो हैं वो हमारे पास में आते हैं और इन आंकड़ों को हम जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है उनसे हमें आंकड़े एकत्रित होते हैं और जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि जैसे हम बात करें यहाँ पर कि कंपास दिशा के ज्ञान के लिए, टेप रिकॉर्डर उनकी अगर आप आवाज का अध्ययन कर रहे हैं कि वो किस किस बिहेवियर में किस प्रकार की आवाज जो है वो निकालते हैं, उनके व्यवहार का अंकन करने के लिए वीडियो कैमरास, या अगर आप दूर से व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो बाइनोकुलर और टेलीस्कोप, और जंतुओं में जैसे जब हम माइग्रेशन का अध्ययन करते हैं तो उनमें ट्रांसमीटर जो है वो लगाया जाता है या ईईजी मशीन को काम में लेते हुए प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। इन उपकरणों के द्वारा और ऑब्जर्वेशन से जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं उन आंकड़ों का बाद में हम एनालिसिस जो है वो करते हैं। अब प्राणियों के विभिन्न व्यवहार का अध्ययन जो है वो किस प्रकार से प्रारूप के आधार के ऊपर ये आधारित होता है और इसका अध्ययन हम इस प्रकार से प्रारूप के आधार पर करते हैं। पहली चीज कि संवेदना व प्राणियों के द्वारा इन्हें ग्रहण करने के व्यवहार का अध्ययन। यदि हम किसी संवेदना का अध्ययन कर रहे हैं तो कि कोई भी प्राणी जो अभिक्रिया व्यक्त करता है उसके पूर्व इसके द्वारा एक उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। यानी जैसे व्यवहार का हमने, अगर आपको याद हो तो परिभाषा क्या दी थी इसकी, कि उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया व्यवहार जो है वो होती है, और दूसरे जो उद्दीपन हैं जिनके प्रति वो अलग प्रकार से व्यवहार करता है उसका भी आकलन जो है वो किया जाता है। और हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस उद्दीपन के प्रति किस प्रकार का व्यवहार जो है वो किया जाता है। इसके लिए हम कुछ अलग अलग सिस्टम्स जो हैं उनको हम काम में लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि कुछ विभिन्न प्रणालियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन जो है वो कर रहे हैं, और इसमें पहली चीज है जाति विशिष्ट अभिक्रिया का के द्वारा किया गया अध्ययन, कि जो जाति विशिष्ट अभिक्रिया होती है उसके अध्ययन के द्वारा इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। दूसरी चीज होती है इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का अंकन जो है वो किया जाता है विद्युत कार्यकीय अंकन विधि के प्रयोग से। ये क्या होती हैं ये, इनके बारे में भी हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। और तीसरा चीज होता है इसके अंदर कि प्राणी ने जो ज्ञान का अर्जन किया है उसके माप के द्वारा, कि उसने किस प्रकार से किस सीमा तक उस ज्ञान को ग्रहण किया है, व्यवहार के में जो अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं उनको। और लास्ट कि उपयोग में लाए गए तंत्र की शारीरिक प्रणाली के प्रयोग से, कि कौन सा सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर काम में आया हुआ है। तो एक तो ये प्रारूप हो गया। दूसरा प्रारूप होता है इसका कि व्यवहार जो हो रहा है उसमें हार्मोन का क्या योगदान है। तो इसको हम देखें अगर, तो जो बाह्य वातावरण और देह में होने वाली अनेक क्रियाएं हैं उनके परिवर्तनों का जो ट्रांसफर है
संप्रेषण जो है वो संवेदांग और तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसको हमने तंत्रिका तंत्र में डिटेल से पढ़ा है। और उस उद्दीपन के प्रति प्राणी जो है तंत्रिका तंत्र और संवेदांगों के द्वारा अनुक्रिया जो है वो प्रदर्शित करता है, और ये अनुक्रिया व्यवहार को प्रभावित जो है वो करती है। कुछ सामान्य उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि प्राणियों का जब प्रजनन का समय होता है, प्रजनन के समय पर प्राणी जो हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। या हम माइग्रेशन की बात करें, और प्रजनन के समय प्राणियों में उनके शारीरिक रूप में परिवर्तन जो है वो आता है। कि मेल में जैसे हमने कहा था आपको कि जैसे स्टिकलबैक का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि उसमें उसके बेली का कलर जो है वो रेड हो जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह से जब शिशु उत्पन्न होता है तो उसको दुग्धपान कराना, प्रजनन में मैथुन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। जो प्राणी सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, जैसे कि बंदर हो गया आपका, लॉयन हो गया या हिरण हो गया, इनमें प्राणी अपना एक समूह त्याग कर दूसरे समूह में जाता है और डोमिनेंस या उत्तराधिकारिता जो है वो इसको प्रभाव में लाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बंदरों में जो ग्रुप होता है उसमें एक नर होता है जिसको कि हम अल्फा मेल कहते हैं, कुछ उसमें फीमेल्स होती हैं और कुछ उनके जो बच्चे हैं वो होते हैं, जो कि सब एडल्ट्स जो हैं वो कहलाते हैं। तो बच्चों में से जो नर जो होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनको उस ग्रुप से हटा दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो मेल है उस ग्रुप का अल्फा मेल है वो इनको अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है, तो इनको यहाँ से वो भगा देता है और ये अलग सेपरेट रहते हैं, जिनको कि हम ऑल मेल ग्रुप कहते हैं। सोशल बिहेवियर में हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तराधिकारिता की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, वो ये है कि उन जो सिंगल मेल ग्रुप है उन मेल ग्रुप में से जो वयस्क होता हुआ नर है वो नर किसी दूसरे झुंड में जाकर के और वहां पहले जो उसका अल्फा मेल है उसको हरा करके और उसके ग्रुप पर अपना अधिकार जो है वो कर लेता है, यानी कि वो उस ग्रुप का अल्फा मेल अब हो जाता है। इसी तरह से शत्रु के दिखाई देने पर होने वाले आक्रामक क्रियाओं का किया जाना आदि गतिविधियां जो है वो हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि जनन काल में जननों के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है और इसके कारण से व्यवहार में परिवर्तन जो है वो आता है। तो ये जो हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और गोनेट्स जिनको हम कहते हैं टेस्टिस और ओवरी के द्वारा सिक्रीट जो है वो होते हैं। तो वैज्ञानिकों में जो इथोलॉजिस्ट हैं उनमें हार्मोन के व्यवहार जो है वो शुरू से ही एक रुचिकर विषय रहा है। बर्थोल्ड ने प्राणियों के जननों से स्रावित हार्मोन के व्यवहार पर बहुत अधिक काम किया था 1940 में, और एक अलग शाखा जो है वो विज्ञान की इसके द्वारा बन गई, जिसको कि हम बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी या व्यवहारिक स्राविकी कहते हैं, या इसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी या इथो एंडोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी नींव जो है वो बर्थोल्ड के द्वारा रखी गई थी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों का अध्ययन जो है जो किया जाता है, और इससे ये पता चला हमारे को कि जब युवा अवस्था आती है और प्रजनन काल आता है तो जनन चक्र जो होते हैं, जैसे इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें हार्मोन की मात्रा में एक ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो होता है और जनक जो हैं वो भी साइज में बड़े हो जाते हैं। जो कैटल्स हैं और बंदर हैं, शेर हैं, इनमें बहुत अधिक परिवर्तन जो है इन हार्मोन के कारण से आते हैं। एक हो जाता है इसका एग्रेशन, कि वो आक्रामक हो जाता है और अपने गृह क्षेत्र जो टेरिटरी बना लेता है एक, और उसका रक्षण जो है वो करता है। इसमें मादाओं के साथ जोड़े बनाते हैं, कोर्टशिप होती है, मैथुन होता है, और उसके बाद में ये मादाओं जब गर्भित हो जाती है और जनन ऋतु जब समाप्त हो जाती है तब ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पर नर में हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जबकि फीमेल में क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है
इसलिए वहां पर अभी हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन चालू लगातार रहता है। ठीक है, और इनका व्यवहार जो है वो धीरे धीरे पूर्व की भांति हो जाता है। यानी कि हार्मोन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो हार्मोन की भूमिका इसके अंदर क्या होती है, तो हार्मोन की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और इसको अगर हम देखें तो किसी भी प्राणी में निश्चित व्यवहार के प्रदर्शन में हार्मोन की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मस्तिष्क के इनके कार्यों का अध्ययन भी हम इसके द्वारा इसी प्रकार से करते हैं। इसको कोशिश करते हैं, देखो आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं मैं इसको, कि मस्तिष्क के उन भागों के अध्ययन से जो हार्मोन की क्रिया हेतु संवेदनशील है, अर्थात हार्मोन के अपटेक के अध्ययन के द्वारा। तो हम किस प्रकार से अध्ययन जो है वो कर सकते हैं इन चीजों का, वो हो जाएगा आपका कि एक तो हम मस्तिष्क के उन भागों का अध्ययन करें जो कि उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए संवेदनशील होता है। बाद में जो विधियां आएगी वहां पर न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिकल मेथड्स, वहां पर और इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक ही वर्ष में विभिन्न समय पर हार्मोन का स्तर प्राणी में क्या है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और मस्तिष्क के वो भाग जो कि उस हार्मोन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवहार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्रिया के लिए, वहां पर विशिष्ट प्रकार के हार्मोन को हम इंजेक्ट करके और जंतु के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। या एक होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, कि जब मान लीजिए कि हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो हम उसमें हार्मोन जो है वो इंजेक्ट वहां पर कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि हम हार्मोन के जैसे सब्सटेंस का भी उपयोग कर सकते हैं उसके जो मिलते जुलते जो हैं उनसे। तीसरा जो प्रकार है इसका वो है आपका तंत्रिका प्रणाली। जो प्रारूप की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, न्यूरल मैकेनिज्म के अध्ययन से व्यवहार का अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। तो विज्ञान की जो शाखाएं हैं, हम जानते हैं कि कोई भी शाखा जो है वो सेपरेट शाखा नहीं हो सकती है, सभी शाखाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर व्यवहार का अध्ययन हमें करना है तो हमें उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। न्यूरोफिजियोलॉजी जो है वो क्या है, व्यवहार और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग किस क्रिया को संचालित कर रहा है। तो तंत्रिका प्रणाली और प्रदर्शित व्यवहार का संपूर्ण ज्ञान के लिए अनेक तकनीक जो है वो है, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं आपको कि हम किस प्रकार से इन व्यवहारों का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअली ये तो आपका एक प्रिलिमिनरी नॉलेज हो गया, और अब वास्तव में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं, तकनीक हैं जिनके द्वारा व्यवहार का अध्ययन जो है वो संभव है। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रणाली है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है तंत्रिका शारीरिक प्रणाली। इसको विक्षत या अपक्षरण विधि भी कहा जाता है, न्यूरो एनाटोमिकल टेक्निक्स या लेजन और एब्लेशन। तो ये बहुत ही अपरिष्कृत विधि है, क्रूड है और बहुत प्राचीन विधि है। इसके में क्या किया जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को विच्छेदन करके एम्पुटेशन कर देते हैं, यानी उस भाग को हटा देते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो भाग नष्ट हुआ है या हटाया गया है, इसके कारण से कौन सा व्यवहार जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मस्तिष्क के उस भाग से क्षति होने से जो व्यवहार प्रभावित होता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो भाग उस व्यवहार को नियंत्रित कर रहा होता है। ठीक है, तो विभिन्न भागों का अपक्षरण करके और इस तरह का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मानव में तो हम कर नहीं सकते ऐसा, तो प्रारंभ में ये जंतुओं पर किया गया, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली चोट लग जाती है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो वैज्ञानिकों को मिले जिनके की मस्तिष्क के विभिन्न भागों में चोट लगी हुई थी युद्ध के समय पर, और उसके कारण से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उससे भी बहुत जानकारी हमें मिली कि मस्तिष्क का कौन सा भाग किस प्रकार के व्यवहार को अध्ययन करता है। तो इस आधार पर उस समय से वैज्ञानिकों ने एटलस बनाई, मानचित्र बनाया कि कौन सा भाग जो है वो व्यवहार को अध्ययन करता है। इसको न्यूरोटेक्सिक एटलस जो है वो कहा जाता है। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क मानचित्र क्या है या न्यूरोटेक्सिक एटलस किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से स्टीरियोटेक्सिक मशीन का आविष्कार जब हुआ
तो इससे मशीन के द्वारा मस्तिष्क की क्रियाविधि की जानकारी जो है वो प्राप्त की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि इस मशीन में प्राणी का सिर रख करके मस्तिष्क में नियत स्थान पर फाइन माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो है वो फिट किए जाते हैं, जिनसे कि कोई क्षति जो है वो नहीं होती है। लेकिन उसको उद्दीपन दे करके और हम होने वाले व्यवहार के बारे में परिवर्तन के आंकड़े यहाँ पर मिलते हैं हमें ईईजी के द्वारा, और मस्तिष्क का क्रियाविधि का तरीका भी आसान हो गया। तो एक और जो कमी थी इस विधि की वो क्या थी कि जब आप एब्लेशन कर रहे हैं, एब्लेशन का मतलब मस्तिष्क के किसी भाग को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जहां आप चाह रहे हैं वहीं पर क्षति हो, उसके आसपास के ऊतकों में भी क्षति इसके द्वारा हो सकती थी और जो परिणाम है वो त्रुटिपूर्ण हो सकते थे। जैसे एक उदाहरण बताएं हम आपको यहाँ पर कि जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि पास वाला भाग है ना, तो हो सकता है कि किसी एक क्रिया को दो या दो से अधिक प्रकार के भाग मिलकर के और कर रहे हों, और हम किसी एक भाग को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा भाग भी उससे क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ब्रोका नाम के जो वैज्ञानिक थे 1861 ने, इन्होंने एक चोटग्रस्त रोगी के ऊपर कुछ परीक्षण किए। उन्होंने देखा कि इसके मस्तिष्क में चोट लगी थी, जिसके कारण से उसकी आवाज जो है वो त्रुटिपूर्ण हो गई थी। तो मस्तिष्क के ब्रेन कॉर्टेक्स में एक विशिष्ट स्थान को सुनिश्चित करके ये प्रयोग जो है वो किए गए। तो वास्तव में वो जो सेंटर जो था, जो कि डैमेज हुआ था, वो क्या था, वाणी केंद्र था। और बाद में इसको, क्योंकि इसको ब्रोका ने खोजा था, तो इसको ब्रोकाज एरिया के नाम से जाना गया। इसके बाद में वर्निक ने इसी ब्रोका एरिया के पास में एक भाग को खोजा, जिसको कि वर्निक एरिया कहा गया, और उसने कहा कि ये वाणी के नियंत्रण से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये ब्रोकाज एरिया है और ये वर्निक एरिया है। तो ब्रोका एरिया तो क्या है, आपका स्पीच सेंटर है, वाणी केंद्र है, और ये है आपका वर्निक एरिया। वर्निक एरिया जो है वो वाणी को नियंत्रण से ही संबंधित है, और इसको वर्निक एरिया जो है वो कहा गया। कि देखिए वापस यहाँ पर ये ब्रोकाज एरिया है और ये वर्निक्स एरिया है। ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है आपका ये, और ब्रोका और वर्निक्स एरिया की स्थिति इसके अंदर बताई हुई है। तो शल्य चिकित्सा के अलावा अपक्षरण द्वारा अध्ययन की अब अनेक तकनीक जो है वो विकसित हो गई है, और इसमें जो कुछ प्रयोग किए गए हैं उनके हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। कि जो काले मुंह वाला बंदर है, रिसेस मंकी या मक्का का मुलेटा जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या किया गया कि एक मंकी को ट्रेंड किया गया जो विभिन्न आकृतियों और आकार की वस्तुओं को पहचान सकता था। जैसे उसको अगर हम कहें कि आप ट्राइंगल उठाइए, तो वो ट्राइंगुलर शेप त्रिभुज की आकृति की वस्तुओं को उठा लेता था। या उसको कहा गया कि आप आयताकार वस्तुओं को उठाइए, पहचानिए, अलग करिए, तो वो उसमें से आयताकार वस्तुओं को अलग अलग कर लेता था। तो बाद में क्या किया गया कि इसका जो वल्कुट भाग है विजुअल कॉर्टेक्स का, उसको विकसित कर दिया गया, और उसको जब हम कहते हैं कि भाई तू त्रिभुज उठा, तो वो गलतियां करने लगा। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि विभेदन की जो क्षमता है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स की उपस्थिति के कारण से होती है। इसी तरह से भोजन और लैंगिक क्रियाओं के प्रति संतृप्तता का अध्ययन करने हेतु भी अपक्षरण के प्रयोग जो हैं वो किए गए, और चूहों पर एक परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि अपक्षरण के बाद चूहा जो है वो पहले की अपेक्षा तेजी से भोजन करने लगता है, और जबकि दूसरे भाग में जब क्षति पहुंचाई गई तो वो भोजन करना बंद कर देता है। तो हाइपोथैलेमस में ये भाग हैं यहाँ पर, ये भोजन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो एक तो हो जाता है आपका फीडिंग सेंटर, दूसरा हो जाता है सेटिएटी सेंटर। अगर फीडिंग सेंटर को इंड्यूस अपक्षरित कर दिया जाता है तो चूहा भोजन करना बंद कर देगा, और सेटिएटी सेंटर को अगर क्षतिग्रस्त किया जाता है तो वो तेजी से भोजन जो है वो करने लग जाता है। तो अधिकांश जंतुओं में यदि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भूख बहुत अधिक बढ़ जाती है, और बहुत बार ये होता है कि वो इतना अधिक खा लेता है कि वो मर जाता है, जो इस चीज को बताता है कि जो भाग हमने क्षतिग्रस्त किया वो वास्तव में इसका संतृप्ति केंद्र था। इसी तरह से लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो प्राणी जो है वो खाना खाना बंद कर देता है, और वो यहाँ तक कि भूख से मर जाता है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वास्तव में क्या था, आपका फीडिंग सेंटर था। तो इस प्रकार से तंत्रिका शारीरिक प्रणाली में मस्तिष्क के विभिन्न संवेदी और चालक क्षेत्रों का ज्ञान जो है हमें मिला है, और लर्निंग बिहेवियर क्रियाविधि
और तंत्रिका शारीरिक अध्ययनों के द्वारा इसका और अध्ययन बाद में किया गया। लेस्ले ने 1928 में कुछ प्रयोग किए और इसमें इन्होंने ये देखा कि मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का अपक्षरण करने के उपरांत प्राणियों में लर्निंग या अधिगम, वस्तुओं का विभेदन, गमन इनका और लीवर दबाने की प्रवृत्ति में परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, तो अपक्षरण और विक्षेप जो विधियां हैं, इनकी कमियां क्या है कि ये अधिक समय लेने वाली हैं, कठिन होती हैं, कष्टदायी होती हैं और प्राणी की मृत्यु की पूरी संभावना इनके अंदर होती है। तो इनके स्थान पर अब जो विकसित कार्यकीय और तंत्रिका शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और जो आपका एब्लेशन है, जो विकसित है, उसमें भी कई नई तकनीक जो है वो हमें मिल गई है, जिनसे कि हम जिस भाग को चाहते हैं उसी भाग को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेन में एक बार जो डैमेज हो जाता है वो रिकवर वापस नहीं हो पाता है, इसलिए प्राणी के लिए ये घातक होता है। तो ये पहली विधि जो है वो आपका एब्लेशन की विधि हो गई है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे तंत्रिका कार्यकीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़िए और इसके बारे में हम और बात करेंगे।